हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावला और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ यूनिट 3। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो इससे पहले वाले वीडियोज है उसमें हमारा यूनिट 3 का जो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है और जो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है उसमें भी चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग एकदम फिनिश कर चुके हैं। तो आज बारी हमारे चैप्टर नंबर 8 की। तो बिना देरी के कर देते हैं बिल्कुल से स्टार्टिंग की क्वेश्चन आंसर्स की भी। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। दीज आर द लिंक्स ऑफ माई सोशल हैंडल्स। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इसको लाइव सब्सक्राइब शेयर फॉलो कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए। दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारी आपको अपकमिंग अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती हैं। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हो। कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप हमें बहुत सारा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मेरे पास सबसे पहला आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेटाबेस। अब देखो डेटाबेस में क्या होगा, सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा रहता है, राइट। जनरली या तो वो आपका टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड, कि इसमें से मेरा डेटाबेस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो डिक्शनरी डेटाबेस का एग्जाम्पल है। टेलीफोन डायरेक्टरी मीन्स पर्सन का नेम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, ये भी आपका डेटाबेस का एग्जाम्पल है। मार्क्स रजिस्टर वो भी आपका डेटाबेस का एग्जाम्पल है। न्यूज़पेपर आपका डेटाबेस का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। इनमें से आपका ओपन ऑफिस बेस, एमएस एक्सेस, माईएसक्यूएल, ये तीनों डीबीएमएस के एग्जाम्पल्स हैं। एमएस एक्सेल आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट इज डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, जो आपका जो डीबीएमएस है इसकी फुल फॉर्म है मेरे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल सेट अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर टेबल्स। देखो हमारे पास 3 टाइप के डेटा मॉडल्स हैं, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल एंड द लास्ट वन इज द रिलेशनल डेटा मॉडल। तो आपका जो रिलेशनल डेटा मॉडल है उसमें आपका जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में अरेंज होता है। नेक्स्ट इज द डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। डिटेल्स एसोसिएटेड विद एन एंटिटी, इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज मैं बात करूं 1 रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये मार्क्स हो गए, राइट। अब इसके साथ जो मुझे बता रहा है कि किस मीन्स 1 है तो वो क्या है, कौन बता रहा है, एट्रीब्यूट की 1 इज योर रोल नंबर। अ डैश इज रिप्रेजेंटेड एज रोज इन अ टेबल। रोज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, या फिर अगर लिखा हो ट्यूपल तो ये भी करेक्ट है, TUPLE, बोथ आर करेक्ट, रोज, रिकॉर्ड या फिर ट्यूपल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कैन अ डेटा वैल्यू बी रिप्रेजेंटेड। डेटा वैल्यू मीन्स जो आप वैल्यूज लिखते हो, आप लोग टेबल बनाते हो उसमें हम वैल्यूज लिखते हैं 1 राम, नाम, श्याम, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेटा वैल्यूज। तो ये आपका किस डेटा मीन्स किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, न्यूमेरिक फॉर्म हो सकती है, कैरेक्टर फॉर्म भी हो सकती है, एल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, एंड आंसर इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। ये तो आपको बस रट जाना चाहिए। प्राइमरी की आपका क्या होता है, जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। A dash is a feature of a database using which we can enter the data in a table in an easy and user friendly manner। तो जिसमें हम टेबल के थ्रू डेटा एंटर कर सकते हैं। अगर ये वर्ड आ जाए यूजर फ्रेंडली या यूजर इंटरेक्टिव, ठीक है, तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे, फॉर्म। नेक्स्ट इज अ डैश इज अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। हम डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन मीन्स कि मुझे वो रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करके दो जिनके मार्क्स 70 अबव हैं, तो ये दैट मीन्स मैंने डेटाबेस से क्वेश्चन पूछा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी।
नाउ नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स गिवन है एंड यू हैव टू टेल कि वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले कहता है डेटाबेस कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, फॉल्स, बिकॉज हमारी जो डेटाबेस है वो ऑर्गेनाइज्ड हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेकंड, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, ट्रू। आपका जो डेटा है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट इज अ टेबल कैन बी क्रिएटेड विदाउट अ प्राइमरी की, फॉल्स। देखो कायदे से आप जब भी हम टेबल बनाते हैं ना तो उसमें मुझे कोई ना कोई एक प्राइमरी की जरूर लेनी चाहिए। टू टेबल्स कैन बी रिलेटेड इन द नेटवर्क डेटा मॉडल, फॉल्स। टू टेबल्स जो आपके रिलेटेड होंगे कौन से डेटा मॉडल में होंगे, रिलेशनल डेटा मॉडल में। MS Access इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, फॉल्स। MS Access आपका एग्जाम्पल किसका है, DBMS सॉफ्टवेयर है ये, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। द रॉ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। एंड डैश इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दिस इज नोन एज एंटिटी। द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी, क्वेरी हमने लगाई, उसका जो मुझे आउटपुट मिलता है मे बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। आप टेबल की फॉर्म में भी डिस्प्ले करा सकते हो, रिपोर्ट की फॉर्म में भी। The data values for all the fields related to a person is called a record. Related to a person means वो complete, उसको हम क्या बोलते हैं, record. All the field values that are eligible to become the primary key is known as the candidate keys. देखो ये candidate key जो keys वाला topic है ना, जिसमें आपका आता है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की, these are most important from your exam point of view as well. तो ये सारी की सारी हमने जो हमारी पिछली क्लास थी, पिछली इन द सेंस जो हमने फर्स्ट क्लास करी थी DBMS की यूनिट जब स्टार्ट की थी, ये सारी चीज़ें हमने उसमें ऑलरेडी कवर अप कर रखी हैं। जो सारे प्लेलिस्ट के लिंक हैं, क्वेश्चन आंसर्स के लिंक हैं, ये सारे के सारे मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो मेक श्योर कि आप हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें उसके लिंक्स के लिए। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट वन मेरे को डिफाइन करना है टर्म्स डेटाबेस, डेटा रिडंडेंसी और रिपोर्ट। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। मीन्स मेरे पास जो भी डेटा है मैं उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जब मैं स्टोर करा रही हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। कि आपके पास जितना भी डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करा रहे हो वो सारा का सारा किसके अंडर स्टोर होगा, डेटाबेस के। नेक्स्ट है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा, राइट। सो आपका जो DBMS है, जब हम डेटा को सेंट्रलाइज करते हैं, डेटाबेस का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो डेटा रिडंडेंसी काफ़ी हद तक मेरी एकदम से मिनिमाइज या फिर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो डेटा रिडंडेंसी क्या है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन मोर देन वन प्लेस। मीन्स आपका जो रिकॉर्ड है आपके क्लास इंचार्ज के पास है, नीचे रिसेप्शन पर है, एडमिन ब्लॉक में, प्रिंसिपल मैम के पास है, चेयरमैन सर के पास है, तो कहाँ कहाँ पर आपका रिकॉर्ड है ये देखो। तो दैट मीन्स मल्टीपल कॉपीज हो गई सेम डेटा की, इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट मीन्स कि जब भी आपने जो क्वेरी लगा करके टेबल से डेटा को रिट्रीव किया है, अब वो आपको अपना जो डेटा एक प्रेजेंटेड फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, रिपोर्ट। नेक्स्ट इज गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन। अब आपको डिफरेंस बताना है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फॉर्म और क्वेरी, और नेटवर्क और हायरार्किकल डेटा मॉडल। तो फर्स्ट हम देखेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, देखो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जिसका अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 42। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 42 क्या है? ये 42 किसी का रोल नंबर हो सकता है, ये 42 किसी की एज हो सकती है, ये 42 किसी के मार्क्स हो सकते हैं, ये 42 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसका अपने आप में भी कोई मीनिंग नहीं है, बस रॉ फैक्ट्स फिगर्स मैंने कुछ लिख दी। इन्फॉर्मेशन क्या, जब मैं अपने डेटा पर प्रोसेसिंग करती हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट सपोज मार्क्स, तो अब मुझे पता है कि ये 42 क्या है, मार्क्स है। अब ये मीनिंगफुल डेटा हो गया। तो मीनिंगफुल डेटा या फिर आप कह सकते हो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज द इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट है सेकेंड इज फॉर्म एंड द क्वेरी। फॉर्म क्या है, आपका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो, और ये फॉर्म और टेबल आपस में लिंक होते हैं। जैसे आप फॉर्म में डेटा एंटर करोगे वो आपका उसके जो चेंजेस हैं वो किस में रिफ्लेक्ट करेंगे, टेबल में। क्वेरी क्या है, जब आप अपने डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हो। डेटाबेस से क्वेश्चन मीन्स कि आप अपना डेटा रिट्रीव कर रहे हो बेस्ड अपॉन सम कंडीशन, कि मैंने बोला आई वांट टू रिट्रीव दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम माय टेबल हु लिव्स इन सेक्टर 14, तो जो सेक्टर 14 से आते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाएंगे। तो दैट मीन्स मैंने अपने डेटाबेस पर क्या लगा दी, क्वेरी। नेक्स्ट इज थर्ड नेटवर्क डेटा मॉडल और हायरार्किकल डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल क्या है कि जहाँ पर आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स लिंक होते हैं, एक सेम मास्टर फाइल होती है, उसी से आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स लिंक होंगे। और जो आपका हायरार्किकल डेटा मॉडल है, इसमें आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री में क्या होता है, एक रूट होती है, फिर मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो डेटा है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, आप यहाँ पर कोई भी 4 लिख सकते हो। फर्स्ट वन कि अगर मैं डीबीएमएस में अपना डेटाबेस के में डेटा को स्टोर करा रही हूँ तो वो आपका जो डेटा एकदम से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। अब अगर मेरा डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तो मैं अपने डेटा को रिट्रीव इजीली कर सकती हूँ। सिंपल से एग्जांपल देखो, आपके पास पढ़ने के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएस, साइंस, आईटी, राइट। आपने क्या किया, आपके पास एक सब्जेक्ट की मल्टीपल बुक्स हैं। लाइक लेट सपोज आपके पास, अगर हम आईटी की बात करें, एनसीईआरटी है, आपने कोई और पब्लिशर की बुक ले रखी है, कोई रेफरेंस बुक ले रखी है। मैथ्स की बात करें, आर डी शर्मा है, एलिमेंट्स है, एनसीईआरटी है, काफ़ी सारे बुक्स हैं। तो अगर आप उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हो कि इस वाले बॉक्स में हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स, एसएस, साइंस, ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा। अब आपको पता है मैथ्स की बुक चाहिए, फटाफट से निकाल लोगे, मुझे वो सारे मिक्स मैच डेटा में से या मिक्स मैच वाली बुक में से रिट्रीव करने में दिक्कत होगी। तो अगर मेरा डेटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में तो ये ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हमारी जो डेटा रिडंडेंसी है वो कम हो जाती है। कब, अगर मैं डेटा को मीन्स अपना जो डेटाबेस है उसको सेंट्रलाइज कर रही हूँ, डीबीएमएस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करा। डेटा कंसिस्टेंसी, अब देखो दो चीज़ें ही ना आपस में एक जैसी सी है। डेटा रिडंडेंसी आपको समझ में आ गया क्या होता है, जब मेरे पास मल्टीपल कॉपीज है सेम डेटा की। आपका डेटा क्लास इंचार्ज के पास है, प्रिंसिपल मैम के पास है, नीचे रिसेप्शन पर, एडमिन ब्लॉक में, लाइब्रेरी में, और भी जहाँ जहाँ पर होगा, ठीक है। अब जब आपका डेटा रिडंडेंट है, एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल जगह पर हैं, तो मेरा जो डेटा है ना वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इनकंसिस्टेंट मीन्स कि अब मेरे क्लास के एक स्टूडेंट ने लेट सपोज अपना एड्रेस चेंज करा लिया या कॉन्टेक्ट नंबर चेंज करा लिया, एज अ क्लास इंचार्ज उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, मैंने अपने अटेंडेंस रजिस्टर या जहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड था मैंने उसको अपडेट कर दिया। अब जब मैंने उसको अपडेट किया, क्या वो ऑटोमेटिकली सारी जगहों पर अपडेट हो जाएगा जहाँ जहाँ पर मेरा डेटा स्टोर था? नहीं होगा। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास डेटा रिडंडेंट है, डीबीएमएस कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रही, तो मेरा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ मिसमैच डेटा, राइट, कि एक जगह पर स्टूडेंट का रोल नंबर एड्रेस कुछ है, दूसरी जगह पर एड्रेस कुछ है। तो अगर मेरा डेटा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड इन द सेंस कि आपने डीबीएमएस के थ्रू अपना डेटाबेस में स्टोर कराया डेटा, अब वो एक जो आपका डेटा है ना वो एक ही जगह पर स्टोर है, उस एक जगह पर स्टोर जहाँ पर है वहीं से उसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। रिसेप्शन वाले भी वहीं से एक्सेस कर सकते हैं, मैं भी वहीं से एक्सेस कर सकती हूँ, प्रिंसिपल मैम भी, सर भी, चेयरमैन सर भी, एडमिन ब्लॉक भी, लाइब्रेरी वाले सर भी, राइट। तो सारे के सारे उसी डेटा को अपना एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहेगा बाय मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी तो है नहीं, चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा बीइंग स्टोर्ड इज रिड्यूस, तो आपका जो डेटा है वो मिसमैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इट शुड नॉट हैपन, ऐसा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, that name of the student is changed in one table and not in another table, ठीक है। such inconsistency is reduced by using a DBMS। अगर आप DBMS यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ आपकी मिनिमाइज हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों का बैंकिंग सेट है, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वो सारा का सारा डेटा सेंट्रलाइज है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने सेक्टर 14 की SBI ब्रांच में अमाउंट डिपॉजिट कराया और मैं उसको कहीं और चेक कर रही हूँ तो नहीं दिखा रहा डिपॉजिटेड अमाउंट, ऐसा नहीं होता, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग मीन्स कि अगर आपको सेम डेटा शेयर करना हो मल्टीपल लोगों के साथ तो वो भी मैं अपना डीबीएमएस के थ्रू इजीली कर सकती हूँ। यूजिंग अ डेटाबेस मीन्स मेकिंग वंस, एक बार बना करके रख दो,
एंड यूजिंग इट रिपीटेडली फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। फिर आप के मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल यूजर्स उसको यूज कर सकते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक लाइब्रेरी नेम से टेबल गिवन है, नेम द फील्ड्स इन द गिवन टेबल। कितना इजी है, फील्ड मीन्स कॉलम्स, तो कौन कौन से कॉलम्स हैं, बुक आईडी, बुक नेम, यहाँ पर मैं अंडरस्कोर लगा दूं बिकॉज कॉलम के नेम में स्पेस नहीं होता, ऑथर नेम, प्राइस एंड पब्लिशर। नेक्स्ट है विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन सी जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। बुक आईडी आपकी हर एक रिकॉर्ड के लिए डिफरेंट होगी, हर एक बुक के लिए, तो बुक आईडी को मैं क्या सिलेक्ट कर दूंगी, प्राइमरी की, बिकॉज इट आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। इज देयर एनी अल्टरनेट की इन द टेबल। अल्टरनेट की देखो कौन सी होती है, सबसे पहले देखो मेरे पास ना कैंडिडेट की होती है। कैंडिडेट कीज वो होती है विच आर एबल टू बिकम द प्राइमरी की, जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती। अब बुक आईडी और बुक नेम, लेट सपोज मेरे पास ये दो चीजें जिसको मैं प्राइमरी की बना सकती, तो ये दोनों आपकी क्या हो गई, कैंडिडेट की हो गई। आउट ऑफ दीज कैंडिडेट्स कीज मैंने बुक आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो जो प्राइमरी की नहीं है दैट इज बुक नेम, वो आपकी क्या हो जाएगी, अल्टरनेट। तो book name field can be an alternate key in the given table. Next is how is primary key different from the foreign key, explain with the help of an example. अब आपको बताना है कि प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या है। देखो प्राइमरी की आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, और जो फॉरेन की का कंसेप्ट है वो हम तभी यूज करेंगे जब मेरे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हो, जब मुझे मल्टीपल टेबल्स को आपस में लिंक करना हो, रिलेट करना हो, राइट। तो जब भी आपका फॉरेन की का कंसेप्ट यूज होगा, एक कॉलम जरूर ऐसा सेम होगा जो आपके दोनों टेबल में सेम होगा, वही सेम कॉलम एक टेबल में फॉरेन की का काम करेगा और दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की का काम करेगा। तो प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन द टेबल यूनिकली, और फॉरेन की एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, राइट। द प्राइमरी की, द फील्ड डेजिग्नेटेड एज प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। देखो जिस भी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाओगे, एक तो उसमें आपकी नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, प्लस जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, यूनिक होंगी, वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी, मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। फॉरेन की में आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं होंगी, फॉरेन की में आपकी नल वैल्यूज हो सकती है। लास्ट पॉइंट इज एक टेबल में एक टाइम पर एक ही प्राइमरी की होगी, बट फॉरेन की मेरे पास एक से ज़्यादा हो सकती है। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट नेम से और एक टेबल है स्ट्रीम नेम से। आई थिंक ये अब विजिबल होगा, राइट। चलिए एक टेबल स्टूडेंट नेम से, एक टेबल स्ट्रीम नेम से, ठीक है। अब देखो कौन सा कॉलम सेम है, स्ट्रीम कोड वाला कॉलम सेम है, ये आपका आइडेंटिफाई कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है दोनों टेबल्स के बीच में। तो ये देखो यहाँ पर वैल्यूज रिपीट भी हो रही हैं, तो इस टेबल के लिए तो ये फॉरेन की है, और इस टेबल के लिए आपका किसकी तरह काम करेगा, प्राइमरी की, राइट। तो यहाँ तक ही थे हमारे आई थिंक चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स, यहीं तक हमारे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. Make sure बच्चों कि आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, उसमें मैंने काफ़ी सारे लिंक्स जो आपके लिए रेलिवेंट है वो ऐड ऑन कर रखे हैं। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NCERT सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 9। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.